बरी आज जो हमारा जूलॉजी का लेक्चर सीरीज है, जो जूलॉजी का क्रैश कोर्स चलता है, जूलॉजी का जो कोर्स है उसमें से पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी का आधे से ज्यादा हो गया है। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करते जाएंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका डेवलपमेंट बायोलॉजी भी हम खत्म करते जाएंगे। तो जिसको भी हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारी वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन कर सकता है। agsdecode.com से जाके ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई क्वेरी है तो इस पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8287747543। ठीक है। इस पूरे कोर्स में हम बेसिकली करते क्या है कि पूरा जो कोर्स है उसको एक स्ट्रक्चर वे में कंप्लीट करते हैं। उसके साथ साथ इसमें हम टेस्ट भी है, आपको 10 टेस्ट मिलेंगे लगभग। और जो हमारी 4 बुक हैं, मास्टरिंग जूलॉजी इन 89 डेज, ये भी आपको मिलेगी उसमें। ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन की आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या, आज हम जाके आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये आपका फिजियोलॉजी का पार्ट में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन, और जो कोएगुलेशन होगा, हीमोपोएसिस होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा आपका थर्मोरेगुलेशन और एसिड बेस बैलेंस। ये सारा टॉपिक हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डील करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब इसमें अगर इनके प्रीवियस अगर क्वेश्चन देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, व्हाट इज इरिथ्रॉइड सेल, ये पूछा है। एक्सप्लेन द आरबीसी लीनिएज इन द बैलेंसिंग हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो इसने हीमोपोएसिस के बारे में पूछा है या इरिथ्रोपोएसिस के बारे में पूछा है। ध्यान से दीजिएगा, लीनिएज पूछा है यहाँ पे, और आपके सिलेबस में सेल लीनिएज ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में सेल लीनिएज है। जब हमने आपको सेल लीनिएज पढ़ाया भी है तो मैंने कहीं और का एग्जांपल नहीं दिया है, यही वाला एग्जांपल दिया है, क्योंकि आपको सिलेबस से अलग अलग चीजों का लीनिएज आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में आप लीनिएज में वही वाला एग्जांपल इंक्लूड करें जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में। अलग से करेंगे तो कम्बरसम होगा, आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज का बर्डन हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है इरिथ्रोपोएसिस का। दूसरा जो क्वेश्चन है, हेमेटोपोएसिस indicate the site stages by which erythrocytes various types of leukocyte platelets are formed, which chemical factor। ये क्वेश्चन देखिए, अब केमिकल फैक्टर पूछा है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल दीज इवेंट। तो ये बड़ा टफ, ये देखने में इजी क्वेश्चन लग रहा है, मगर स्टूडेंट जिस तरह से इस टॉपिक को तैयार करके जाते हैं वो बहुत सुपरफिशियली करके जाते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड को। यहाँ पे केमिकल फैक्टर बहुत रेयर स्टूडेंट होता है जिसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है। तो ये जब क्वेश्चन पहली बार आया होगा, जो स्टूडेंट पीवाईक्यू बेस में प्रिपरेशन करके जाते हैं उनके लिए ये सरदर्द क्वेश्चन रहा होगा, ये इसको डील कर पाना मुश्किल काम है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड लिम्फोसाइट। और उसके बाद फिर इस साल जो क्वेश्चन पूछा है, लिम्फोसाइट का फंक्शन पूछा है, मोनोसाइट का पूछा है और न्यूट्रोफिल का पूछा है। अगर ध्यान से देखिए तो रिसेंट ईयर में क्या कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ जो ब्लड है, ब्लड का जो कंपोजिशन है, उनके फैक्टर्स का क्या पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है। ये आपको दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन लगता है। जब इस क्वेश्चन को, जब हम एक स्टूडेंट है उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है इस बार मेंस में, जैसे ही उसने मेरे को बोला कि सर मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसी मेरे को सबसे बड़ा डाउट हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास ना फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को जो एग्जैक्टली हाई स्टैंडर्ड कंटेंट आपके पास नहीं होगा, एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट ऐसे नहीं है जिसके पे आप लिख सकें और कहें कि 15 नंबर में हम 7 से 8 या 9 नंबर ला सकें। तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने पहले से इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया वो अलग बात है, मगर ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को उन्हें लगता है उन्हें आता है, मगर सच मायने में अगर देखेंगे तो यही सबसे टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको छोड़ पाना मुश्किल है और इसके पास उसको छोड़ना मुश्किल है। और दूसरी बात, इसको लिखने जब जाएंगे तो आपके पास इतना लिम्फोसाइट में, अगर आप खुद से सोच के देखिए, लिम्फोसाइट में आपके पास एक पेज पे लिखने के लिए फंक्शन में कंटेंट नहीं है। आप डिफेंस मैकेनिज्म ही करते रह जाएंगे
और बात प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों ही डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। एग्जैक्ट रोल क्या है इम्यूनोलॉजी में ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, और वहां पे आप सुपरफिशियल कंटेंट का आंसर देंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 15 मार्क्स में आया है, शायद 15 या 20 मार्क्स में, और इसको लिख पाना 20 मार्क्स में बहुत मुश्किल काम है, अनटिल अनलेस आपने प्रिपेयर बहुत पहले से नहीं किया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का पीवाईक्यू में हम पूरा होलिस्टिक डिस्कशन भी करेंगे, इनका भी करेंगे, ये सारे क्वेश्चन डील होंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम पहले तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड डील करेंगे, फिर लास्ट में इस दोनों के आंसर्स को भी हम डील करेंगे। बेसिकली जब कंपोजिशन को डील करेंगे उसमें जो फंक्शन होगा अल्टीमेटली उसका यही आंसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है उसमें ब्लड क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन तैयार करके रखनी है। अब ये वाली डेफिनेशन या डेफिनेशन आप अपने आप समझ दीजिए, छोटा ही डेफिनेशन बेटर होता है, वहां पे लिख पाने का चांस बहुत कम होता है। तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड फॉर्म दैट सर्कुलेट्स थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल। ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट that perform transport, regulatory and protective function essential for the maintaining homeostasis in the animal। तो इन दोनों में से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब उसके बाद आप बुक में जाएंगे मास्टरिंग जियोलॉजी वॉल्यूम 4 में, तो उसमें देखेंगे ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, जब क्वेश्चन ऑफ कंपोजिशन पे आएगा तब इस तरह का डायग्राम आप हैंडी प्रिपेयर कर रखिए ताकि डायरेक्टली वहां पे लिख सकें। इसमें सेल्स में क्या क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन आप अगर देखोगे तो ये कंपोजिशन इसमें दे दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक पार्ट को डील करते आएंगे। ये जब 10 नंबर में आता है तो एग्जैक्टली ये डायग्राम बना के चले आएंगे, और उसके बाद फंक्शन आप लिख के दे देंगे कि कौन कौन सा फंक्शन होता है ब्लड का। तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो जाएगा और उसके बाद इसका फंक्शन हो जाएगा। अब आते हैं डिटेल में, इरिथ्रोसाइट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आरबीसी क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इनका स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, बाइकनकेव डिस्क होता है। बाइकनकेव डिस्क होने का फायदा क्या होता है कि इससे इनकी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो गैस एक्सचेंज में ज्यादा फायदा करता है। अलाउ देम फॉर डिफॉर्म इजीली एज पास टू द नैरो कैपिलरीज। ये क्या होता है कि कैपिलरी बहुत नैरो या कहीं वाइड, वहां से इनके पासिंग के लिए ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी, मतलब ये डिफॉर्म मतलब चेंज होके बहुत आसानी से ये वन प्लेस से वन प्लेस में ये डिस्प्लेस होने का मतलब पास होने का इसका ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जिसकी वजह से क्या है, मोर स्पेस क्या हीमोग्लोबिन के लिए हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा जिसकी वजह से रिलाई करेगा ग्लाइकोलिसिस पे, और ग्लाइकोलिसिस पे करेगा तो इसका फायदा ये है कि ये जो ऑक्सीजन ले जा रहा होता है वो खुद कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो लाइफ साइंस का क्या होता है, 120 डेज होता है इसका, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये आप बुक में दिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर्स क्या है, मेल में 5.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक माइक्रो लीटर्स में होता है, और इसी तरह से 4.5 to 5 मिलियन होता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है इसमें, 33% जो इसका सेल के वेट में इसमें होता है। प्रोटीन और इंजाइम, ग्लाइकोलिटिक इंजाइम होगा इसमें, और एक स्पेशल इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा। ये जब आप एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे या क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे या कार्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डील करेंगे। तो स्पेशली स्ट्रक्चरल जो इसका होता है, जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, स्पेक्ट्रिंग एंड कायरिंग। ये क्या करते हैं, ये मतलब आपको स्पेसिफिक प्रोटीन है जो इसी की सरफेस में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रिकॉग्निशन आसान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके फंक्शन में करते हैं। अब ध्यान से सोचिए, जब जिस तरह से अभी पूछा है इन्होंने, ध्यान से देखेंगे, पहले न्यूट्रोफिल पूछा है, बेसोलिम्फोसाइट पूछा है। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मोनोसाइट कर दिया है बेसोफिल की जगह पे। बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है। नेक्स्ट टाइम ये आरबीसी कर सकते हैं, इस्नोफिल कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन जब आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप इसके हर पार्ट को ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब फंक्शन में देखिए, अब हीमोग्लोबिन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में करता है। तो अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे, मगर एग्जाम में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आप अपना छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, लंग्स बनाएंगे, और ये लीवर बना दिया। यहाँ पे आप दिखा देंगे हैंडेन इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आप दिखा देंगे बोर इफेक्ट हो रहा है।
तो इस तरह से ऑक्सीजन इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये छोटे छोटे से डायग्राम आपको वहां पे बना के आने हैं, जिससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन बेटर होगा और आप आसानी से, ये बहुत छोटा सा बनाना है, ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा कि इसको आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला बनाना है, ये वाला डिजोल्व वाला बनाना है, ये सारा एक छोटा सा क्लोराइड शिफ्ट वाला जो एक छोटा सा डायग्राम होगा, किस तरह से H2O CO3 चेंज होके H2 प्लस CO2 में चेंज होता है, ये वाला आप कार्बोनिक एनहाइड्राइड वाला डायग्राम बना देंगे। तो आपको ये थोड़ा सा माइंडसेट बनाना के आना है कि कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे आंसर का प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। आंसर का क्या प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर वे में आप लिख के चले आएंगे। बहुत थियोरेटिकल फॉर्म में वहां नहीं लिख सकते, इस चीज को समझिएगा। आप ध्यान से देखिए, जो आरबीसी का फंक्शन बेसिकली, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है एक बफर की तरह भी काम करता है। तो एसिड बेस रेगुलेशन में इस चीज को आप पढ़ते हैं, एसिड बेस रेगुलेशन में, कि किस तरह से हीमोग्लोबिन एक बफर की तरह काम करता है। तो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन या बफर सिस्टम में आप दोनों का काम देखेंगे। तो अब क्या है कि ये वाला जो डायग्राम है, ये आप एसिड बेस रेगुलेशन में तैयार करते हैं, तो जब फंक्शन आएगा तो अब उस डायग्राम को ये यहाँ पे आप बना देंगे। तो पेपर 2 बेसिकली जो आपका है वो इंटर रिलेटेड फैशन में है। कुछ टॉपिक आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, कुछ जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, कुछ सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट, ये सारे इंटर रिलेटेड फॉर्म में होंगे। यहाँ के इधर उधर एग्जाम्पल आपके अटैच होते रहेंगे। जैसे सेल बायोलॉजी, सेल डेवलपमेंट बायोलॉजी में सेल लीनिएज एक आपका है, तो सेल लीनिएज के बारे में वहां थोड़ा बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताने के लिए एग्जांपल, आप ये ब्लड का किस तरह से फॉर्मेशन होता है ये भी आप बता सकते हैं। एरिथ्रोपोइसिस के बारे में ये भी लीनिएज एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इंटर रिलेट वे में दे के आपको आप थोड़ा सा आसानी होगा, नए नए कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दूसरे से अटैच करके इस तरह के आंसर आप दे सकेंगे, ठीक है। अब आइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड विस्कोसिटी इन एंड हीमोडायनेमिक्स। अब बेसिकली क्या है, अगर बहुत ज्यादा भी आरबीसी का क्वांटिटी कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी कम होगा, तो विस्कोसिटी ब्लड की चेंज हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या है कि ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ऑर्गन है उनको सप्लाई नहीं सही से मिलेगा, तो उनका भी डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा भी होगा तो वहां पे क्या है, आपका क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लॉट बनेगा तो फिर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होगा या ट्रांसपोर्ट गड़बड़ होगा, अल्टीमेटली फिर से इफेक्टेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे इम्यून सिग्नलिंग में, जो आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये आपका एंटी प्लेटलेट या डब्ल्यूबीसी को सही, मतलब नॉर्मल वैस्कुलर सेल में अटैच नहीं होने देता, मतलब आपकी सरफेस में वहां पे फ्लो में रखता है, ना कि मतलब जो आपका सरफेस है एंडोथेलियम लेयर का, जैसे ये है आपका सरफेस, यहाँ पे ये अटैच नहीं होने देगा। ये फ्लो में तो चलेगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। जिस एक्यूमुलेट अगर होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, या प्लेटलेट अगर ज्यादा होगा तो वहां क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। अगर डब्ल्यूबीसी होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। उसको मैनेज करने का काम भी आरबीसी करता है। रोल इन ब्लड ग्रुप, जो आरबीसी होता है उसकी सरफेस पे बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन अटैच हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, हम लोग ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। जिस तरह से एबीओ ब्लड ग्रुप ई सिस्टम या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन में एंड कंपैटिबिलिटी में। तो ये जितना भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, ये हम आपसे जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो जेनेटिक्स और ब्लड ग्रुप में डील करेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स भी आपका, जो आपके जेनेटिक्स में भी ब्लड ग्रुप है और इधर भी है, तो दोनों को हम एक साथ डील करेंगे ताकि अलग अलग आपको ना पढ़ना पड़े। अब अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल स्टेज, जब हाई एटीट्यूड में आप जाते हैं, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया कि चलिए लद्दाख चलते हैं और आप रहते हैं दिल्ली और इस जगह पे, तो दिल्ली में रहते हैं तो वैसे ही आपका पोल्यूशन की वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा भी होगा वो आपकी है, मगर जैसे ही आप जाएंगे आप हाई एल्टीट्यूड में, वहां पे हाइपोक्सिक कंडीशन होगी, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा भाई कि और आरबीसी की जरूरत है। तो उस कंडीशन पे हाइपोक्सिया जो होता है किडनी को स्टिमुलेट करेगा, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करेगा, अल्टीमेटली आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। तिब्बतन या जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उसमें देखा गया है कि उनका जो आरबीसी या सिस्टम होता है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और उनका जो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। साथ साथ इवोल्यूशनरी लॉजिक में आप देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया की जो डिजीज है, बेसिकली अफ्रीका में उन अफ्रीकन लोगों के लिए
बेनिफिशियल है क्योंकि अफ्रीका में मलेरिया बहुत ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा होता है तो इस तरह का अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आरबीसी हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका वहां पे मलेरिया, आप जिसको सिकल सेल एनीमिया उनको मलेरिया नहीं होता क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम जो वायरस होता है प्लाज्मोडियम, वो वहां पे प्रोटोजोआ होता है वो, ठीक है, प्रोटोजोआ उसमें सरवाइव नहीं कर पाता। तो सपोर्ट इन मेटाबॉलिज्म, अब ध्यान से समझिए, हाई मेटाबॉलिक बॉडी में है और आपको ब्रेन को आपको चाहिए ऑक्सीजन, और आरबीसी कह रहा है हम देंगे नहीं, हमको भी तो चाहिए। अगर आरबीसी खुद ऑक्सीजन यूज करना लगे तो हाई क्रंच कंडीशन में आरबीसी किसी ऑर्गन को ना देके वो खुद ही कंज्यूम कर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेन डेड या ऑर्गन का फेलियर कंडीशन हो जाएगा। तो मगर नेचर ने इस तरह से एस्टेब्लिश किया, आरबीसी क्या डिपेंड करता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आरबीसी के डिफरेंट फंक्शन खत्म हुए। तो आपको इसी तरह से डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जो ब्लड है उनके फंक्शन को प्रिपेयर करके रखना है। अब इसके आगे देखेंगे कि जब हम डब्ल्यूबीसी के फंक्शन को डील करेंगे, तो डब्ल्यूबी के फंक्शन को जब तक हम अच्छे से नहीं डील कर सकते जब तक आपको इम्यूनोलॉजी नहीं आती। तो कुछ कंसेप्ट हम आपके इम्यूनोलॉजी में पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद हम जाके आपको उसमें बताएंगे कि किस तरह से डब्ल्यूबीसी का 1 by 1 डील करेंगे। अब इस डायग्राम को आप देखिए, ये मास्टिंग जूलॉजी वॉल्यूम 3 में है ये डायग्राम। अब क्या है कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, जैसे ये हैंडसम सा आप पैथोजन ले लीजिए, ये पैथोजन मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसकी सरफेस पे कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होंगे। ये पैटर्न लेके बॉडी में हमारे एंटर करेगा तो सबसे पहले कौन कौन के बैरियर को क्रॉस करेगा, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर। इस पैटर्न को बेसिकली बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पीएमपी, ठीक है। अब इस पैटर्न को करके ये सबसे पहले इस बैरियर को क्रॉस करेगा। जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारे ब्लड में जो सेल्स हैं, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ये सब इसको क्या करेंगे, इनके पास भी क्या होता है, ये प्रकार का एक अलग सा इनके पास रिसेप्टर होता है, पैथोजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर होता है। अब पैथोजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर जो है इसको पहचान लेगा। सपोज करिए न्यूट्रोफिल ने आया, इसके पास अटैच हुआ और इस रिसेप्टर से इसको पहचान लिया। जैसे ही पहचानेगा तो अब ये अलग अलग रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, रिलीज कराएगा कौन कौन से मॉड्यूलेटर मीडिएटर्स को रिलीज कराएगा, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोकाइनिन, लिप्रोकाइनिन, रोस्टागाइनिन, एक्टिवेशन ऑन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब आप इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन एंड साइटोकाइनिन, उसके साथ साथ वायसोडाइलेशन भी कराते हैं ताकि और ज्यादा मात्रा में जाके न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जहां पे इकट्ठा हो सके। अल्टीमेटली फैगोसाइटोसिस कराते हैं। फैगोसाइटोसिस भी दो प्रकार की होती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट टाइप की होगी। उसमें क्या होगा ये दोनों हम अलग से बाद में देखेंगे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कराते हैं कि फीवर आपको आता है, रेडनेस आपका जो स्किन में आती है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन का सेंसिटाइजेशन होता है और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, एमएससी क्लास 1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के साथ में ये क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे फैगोसाइटोसिस भी कराते हैं। ये किस तरह से कराते हैं ये आप अपना पढ़ेंगे, आप कहाँ पे, ये सारा आप पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में, वहां पे दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक प्रकार से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अब यह ध्यान से देखिए, ये आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, आप देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया इंटर करेगा और मैक्रोफेज कैप्चर एंड प्रोसेसिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कैप्चर एंड प्रोसेसिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिन। मैक्रोफेज क्या करता है, इसको अपने मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर लेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देगा मैक्रोफेज। और जैसे ही करेगा उसके बाद क्या करेगा, पूरा इसको प्रेजेंट करेगा जाके टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, अल्टीमेटली इस तरह का एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करेगा और साथ साथ ये सारी एग्लूटिनाइजेशन, न्यूट्रोजनाइजेशन और ये सारे फंक्शन होंगे। तो अल्टीमेटली जब आपको मैक्रोफेज का फंक्शन लिखना है, एक तो आपका वहां पे इनेट इम्यूनिटी में होगा और दूसरा आपका ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी आता है।
बात समझे ना। तो ये सब इंटरकनेक्ट करना है। उसी तरह से आप फिर देखेंगे कि आपका ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारा मोनोसाइट बेसिकली क्या है, मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगा। और लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलोसाइट, ये सारे क्या है, इन्हीं के फॉर्म है। तो आपको जब बताना है इनका फंक्शन, तो आप छोटे छोटे डायग्राम, आप पूरा डायग्राम आपको वहां बनाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्ट को आपने बना लिया, एक यहाँ पे दिखाया किस तरह डी, उसके बाद डायरेक्टली आपने किसी स्टेप्स को दिखाया और वहां पे इस तरह का आंसर आप लिख के चले आए। जब इस तरह का आंसर आप लिखते हैं तो कंटेंट आपका ज्यादा बेटर होता है और वो क्वालिटी आंसर दिखता है। ठीक है, ऐसे आप मैक्रोफेज का फंक्शन लिखने के आपके पास 10 पॉइंट ही नहीं, लिखेंगे कहां से आप। उसी तरह से आप देखेंगे ना, अभी ये आईजीई है, देखेंगे बैसोफिल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो बैसोफिल और इसिनोफिल बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, इसिनोफिल्स। तो वहां पे आप देखेंगे किस तरह से जो माइक्रोब है उसके ऊपर आईजीई एंटीबॉडी अटैच होगा, एंटीबायोटिक, ये फिर जाके बैसोफिल से अटैच होगा, फिर अल्टीमेटली क्या, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो बैसोफिल किस तरह से काम करते हैं, आपको हाइपर सेंसिटिविटी जो टू रिएक्शन है ये उससे रिलेटेड हो जाएगा। और एक बार यूपीएससी अल्टीमेटली वैसे भी एलर्जी पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको ये समझने का जरूरत है कि किस तरह से कंटेंट को इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम अब डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार के होते हैं, कुछ में ग्रेनुलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल जिसमें होते हैं उनको बोलते हैं, तो इनमें तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल एंड इसिनोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन बेसिकली डब्ल्यूबीसी में ही पूछा हुआ है फंक्शन में, दोनों साल, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके डब्ल्यूबीसी का फंक्शन पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चलते हैं। तो जब आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा तो ये डायग्राम बहुत सिंपल से हैं, ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, साइड में आप लिख लेंगे। उसी तरह से आपके लिम्फोसाइट, मोनोसाइट की बुक में ऑलरेडी दिया है। हम मेनली आपसे डिस्कस करते हैं फंक्शन पे, क्योंकि वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसी पे कंटेंट कम होता है, और होता भी है तो आप जिस तरीके से लिखेंगे, मतलब लिखना कैसे है, क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखना है, जो आपका प्रेजेंट नॉलेज है उसी बेसिस में कैसे लिखना है। तो न्यूट्रोफिल जो है, ध्यान से देखेंगे, फैगोसाइटोसिस में ये रोल करता है। अब फैगोसाइटोसिस कैसे करता है ये मैंने आपको बताया हुआ है, उसके साथ साथ जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब भी वहां पे आप पढ़ेंगे। तो और जो इम्यूनिटी वाला जो आपका ये डायग्राम था, आपने देखा था ये वाला, ये वाला जो डायग्राम, ये किस तरह से फैगोसाइटोसिस कराता है। अल्टीमेटली फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पे नहीं, किस तरह से कंबाइंड में एक्टिव करके फैगोसाइटोसिस होता है, ये है मैकेनिज्म, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे चल के भी आप पढ़ेंगे इसको, फैगोसाइटोसिस कैसे होता है। जब आप इम्यूनिटी में जाएंगे ना, तो वहां हम आपको पढ़ाएंगे भी कैसे फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस इंजेस्ट बैक्टीरिया, फंजाई या डेब्रिस री एडेड बाय ऑप्शनन आईजीजी पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न। आपको भी बस इतना ही लिखना है, ज्यादा से ज्यादा अगर डायग्राम आपको करना है तो ये वाला आप डायग्राम बना सकते हैं। वहां पे ये वाला डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से आईजीजी कोटेड आपका माइक्रोब हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ, और इस तरह से किस तरह से ये इसका डेथ होगा, मतलब फैगोसाइटोसिस होगा, ये आपको यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से, दूसरा जो फंक्शन है किलिंग पैथोजन, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होगा, और दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन डिपेंडेंट में पेरोक्साइडेज मतलब रिलीज होगा, उससे मतलब सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइडेज होगा, उससे डेथ होता है। और जबकि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में क्या होगा, डिफेंदिन, लाइसोजाम, इलास्टेज एंड कैथेप्सिस एंजाइम्स रिलीज होंगे, उसके बेसिस में सेल का डिसइंटीग्रेशन होगा। लैक्टोफेरिन बाइंड आयरन, ये सब आप अभी सारा ये सारा आपका कहाँ है, आपका इम्यूनोलॉजी में है। अगर आप यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको इम्यूनोलॉजी वाला फंक्शन बेसिकली न्यूट्रोफिल का यहाँ पे लिखना है। साइटोकाइंस भी ये रिलीज करता है, तो साइटोकाइंस 1b, T1 necrosis factor alpha, amplify inflammation, ILD8, recruit more neutrophils, crosstalk between macrophage, dendritic cell and T cells के बीच में होता है। Role in acute inflammation, first cell to arrive at the infection site,
मीडिएट कार्डियक साइन, ये आपका जो इन्फ्लेमेशन में जो आपने बताया था इन्फ्लेमेटरी साइंस जो है ये उसके बारे में है। रिलीज प्रोटीजेस दैट रीमॉडल इलेक्ट्रो ईसीएम, ये क्या है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है उसके बारे में है ये। ठीक है, उसके बाद और कौन सा काम है, टिश्यू रिपेयर, न्यूट्रोफिल रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू, बॉडी में जो जो भी डैमेज हो रखता है तो वहां पे जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है उसको ये क्या करते हैं, बाहर करते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो एरिया होते हैं रीजुविनेशन या रीजनरेशन के लिए आगे बढ़ता है वो। डिफेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, न्यूट्रोफिल स्पेशली स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्रूशियल इन कैंडिडियासिस एस्परजिलस, इनके खिलाफ ही इसका मेन काम होता है। जिस तरह से हेलमिंथिस का जो एक्शन होता है वो बेसोफिल का होता है, उसी तरह से ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो यहाँ पे रोल करते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी के आपने वो डायग्राम देखा था कि किस तरह से एमएससी क्लास 2 से क्या करता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे एक सेपरेट फंक्शन है, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फ्लो चार्ट अगर आप बना के चले आते हैं, ये वाला, ठीक है, कंसाइज वे में आप फंक्शन में ये वाला डायग्राम इतना बना के चले आते हैं तो न्यूट्रोफिल का ये सारा फंक्शन आप क्लियरली और कंसाइज वे में आप लिख के चले आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कैसे कंसाइज वे भी लिखना है और अच्छा कंटेंट भी लिखना है। तो ये सारा चीजें आप आराम से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो वहां पे किया है वो पॉइंट वाइज आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मगर आपको वहां पे एक फ्लो चार्ट में वो सारा ये सारी बातें क्या है वो फ्लो चार्ट में लिखी जाएंगी, एक्सेप्ट ये स्ट्रक्चर को ये आप अलग से लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट, और दूसरा एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये आप मिस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए किसका फंक्शन ऑफ बेसोफिल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन 1, ये आपके सिलेबस में है और मतलब आईजीई का रोल आपके सिलेबस में है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है एलर्जी पे। तो आईजीई बाइंड करता है, आईजीई कोटेड पैथोजन होगा, बाइंड करेगा बेसोफिल से, और फिर बेसोफिल क्या क्या रिलीज करेगा, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये इनका काम क्या होगा, वैसोडाइलेशन करेगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिटिविटी करेगा, स्मूथ फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अल्टीमेटली अस्थमा, राइनाइटिस, ये सारा एक होता है। इस तरह से एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली ये पैथोजन को कंट्रेन करने की मतलब कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है एलर्जी, मगर ये जब एक्सेसिव मीडियम में होता है तब अस्थमा, सीवियर अस्थमा और अलग प्रॉब्लम आ जाती है। तो मीडिएटर रिलीज हिस्टामिन cause vasodilation, bronchoconstriction, itching, heparin anticoagulant prevent clotting at the sites of inflammation। हेपेरिन का भी रोल आप ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये किस तरह से थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ में मिलके किस तरह से काम करता है ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। ल्यूकोट्राइन, ये सारा आप देखिए पूरा तो नहीं जान पाएंगे, बस मीडिएटर रिलीज करिएगा और एक दो पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिएगा किस तरह से वैसोडाइलेशन और कंस्ट्रिक्शन में किस तरह से काम करता है। ठीक है, इनका नाम भी आप लिख देंगे, और एक का किसी का हिस्टामिन का तो बेसिकली आप सबको पता होता है, तो वाइसोडाइलेशन इसका ही नाम लिख देंगे। बाकी चीजें इंटरल्यूकिन बता सकते हैं कि किस तरह से इंटरैक्शन मतलब क्रॉस टॉक में किस तरह से इसका रोल होता है, ये इस तरह से आप वहां पे बता सकते हैं। यहाँ पे रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, बेसोफिल एक्युमुलेट ड्यूरिंग हेलमिंथिस इन्फेक्शन, जब जब होता है तो सबसे पहला जो एक्टिव रोल होता है वो किसका होता है, बेसोफिल्स का होता है। रोल ऑफ regulation of inflammation, basophil release chemokines that attract eosinophils and T cell। ये बेसिकली टी सेल और इस्नोफिल, बेसोफिल ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसके साथ साथ अपने एक्टिव के साथ साथ इस्नोफिल को भी एक्टिव करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी या एलर्जी रिएक्शन और ज्यादा मतलब सीवियर होती चली जाएगी अगर एलर्जन वहां से हटता नहीं है तो। क्रॉस टॉक विद एडेप्टिव क्लास स्विचिंग, मतलब ये क्या करते हैं, बी सेल जो पहले सपोज करिए जरूरत पड़ने पे बी सेल जो है, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाएगी, उससे अलग अलग एंटीबॉडी बनाती है, आईजीए बनाएगी, आईजीजी बनाएगा, तो आईजीडी होगा। तो ये क्लास का मतलब आपस में बातें करते हैं और बी सेल को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत आईजीई की है, आप ये बनाना बंद करो और हमको प्रोड्यूस करो क्या, आईजीई। तो ये क्रॉस टॉक होता है, जो ये क्लास स्विचिंग होता है, ये भी बेसिकली बेसोफिल अपने सिग्नलिंग मैकेनिज्म से करते हैं। तो ये जो आपका है क्लास स्विचिंग भी, ये क्लास स्विच, ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे, इम्यूनिटी में आपको दिया हुआ है। तो इम्यूनोग्लोबिन का जो फंक्शन है वहां से भी ये आपका ये यहाँ पे ये फंक्शन आएगा। तो इस तरह से बेसोफिल एक्ट एज इम्यून एम्पलीफायर्स ऑर्केस्ट्रिंग एलर्जी, पैरासाइट डिफेंस, इन्फ्लेमेशन, अडेप्टिव
हेल्पर टी सेल इम्यूनिटी थ्रू द एसेंस ऑफ मीडिएटर्स। मीडिएटर्स का रोल बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो बेसोफिल में जब आप एलर्जी वाला और वो मीडिएटर वाला रोल स्पेसिफिकली आप पढ़ेंगे, तब जाके आंसर में आपका बेसिफिल का फंक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो कंसाइज में लिखने का आदत डालिएगा। और ये स्लाइड छोटा है, इसमें आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा स्पेस लिया है। ये वाला फंक्शन ये बेसिकली आपके यही है, ये वाला डायग्राम भी आप बना के चले जाते हैं, यही है आपका मीडिएटर्स। इसी रोल को बताने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप हेल्मेंथिस वाला फंक्शन बता दें कि अलग से दिया है, आप वही फ्लो चार्ट में भी आपका दिया हुआ है, तो अलग से भी लिखने की बात जरूरत नहीं है। हमें तो एक लेक्चर में आपको समझाना इसलिए इतना डिटेल में है। उसके बाद रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन ये वाला बता सकते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन किस तरह से, जब एलर्जन जाता ही नहीं है बॉडी से, तो ये क्रॉस टॉक करते हैं आपस में इस्नोफिल के साथ और टी सेल के साथ, और जो वहां पे एलर्जिक मैकेनिज्म है और सीवियर होती चली जाएगी। तो इस तरह से ये इम्यून एम्पलीफायर है, मतलब इम्यून रिएक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। जब तक अगर आपका जो भी पैथोजन है या एलर्जन है अगर बॉडी से नहीं होता, तो एलर्जिक रिएक्शन और सीवियर टू सीवियर होती चली जाएगी। इसीलिए एलर्जी, कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस, एस्थमा बहुत क्रोनिक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेसोफिल और इस्नोफिल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होता है। ठीक है, अब आते हैं इस्नोफिल। इस्नोफिल में भी हेल्मेंथिस क्या करेगा, उसके सरफेस पे आईजी कोटेड पैरासाइट, ये जो आपका हेल्मेंथिस है इसके ऊपर क्या होगा, आईजी कोटेड पैरासाइट्स होंगे। तो फिर ये क्या करेगा, अटैच होगा, इस्नोफिल से अटैच होगा। फिर ये रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स करेगा इसके अंदर में, इस्नोफिल कैटानिक प्रोटीन ये सब आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेथ ऑफ पैरासाइट्स करा देगा। तो किस तरह से इस्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन कराता है या आपका एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन कराता है, ये पहला फ्लो चार्ट हुआ। फिर इसका फंक्शन और क्या है, रोल इन एलर्जिक एंड एस्थमेटिक प्रोसेस, प्रोड्यूस ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूट bronchoconstriction, chronic inflammation and airways, regulation and inflammation, produce lipid mediators like resolvins to promote resolution of inflammation। मतलब क्या है कि जब आपने देखा होगा बेसोफिल में या न्यूट्रोफिल में देखेंगे होगा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, वहां पे रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, पेन का सेंसिटाइजेशन होगा, म्यूकस होगा और फीवर होगा। ये सारे इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं जिसको बैलेंस करने में भी काम करता है, इसिनोफिल काम करता है। क्रॉस टॉक विद द मास्ट सेल एंड बेसोफिल, मैंने आपसे बोला था ना, जब एलर्जी मतलब पहली कंडीशन में आपका बेसोफिल काम करेगा, मगर अगर वो एलर्जी जा ही नहीं रही है तो फिर क्या करेगा, मास्ट सेल और बेसोफिल इनके साथ में कंबाइंड में भी, अब मास्ट सेल भी एलर्जिक रिएक्शन की तरफ काम कर रही है, बेसोफिल भी कर रहा है, इस्नोफिल भी कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर जाएगा एलर्जिक रिएक्शन। इंटरेक्शन विद द अडेप्टिवली, ये क्लास स्विचिंग वाला जो कंसेप्ट आपको वहां बेसोफिल में बताया था, तो ये भी यहाँ भी ये भी वही काम करते हैं। तो ये क्लास स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, रिलीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड ग्रेन्यूल्स, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था और आपने एजिंग में पढ़ा था। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और ग्रेन्यूल रिलीज करेंगे जो बैक्टीरिया सेल के अंदर चले जाएंगे और बस्ट करके उसकी डेथ करा देते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। एंटीवायरल रिलीज राइबोन्यूक्लियस, ये एंजाइम का रिलीज करते हैं जो वायरल के जो न्यूक्लिक प्रोटीन होता है उसके रेप्लिकेशन को इफेक्ट करते हैं। स्पेशली ये कौन सा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की कंडीशन पे। तो इस्नोफिल्स आर डबल एज स्वॉर्ड, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द पैरासाइट्स, वायरस एंड बैक्टीरिया, बट आल्सो डिस्ट्रक्टिव व्हेन ओवर एक्टिवेटेड इन एलर्जी, अस्थमा एंड ऑटोइम्यून कंडीशन। Their role extend from far beyond worm killer, touching every branch of immunity and tissue homeostasis। तो जो आपका बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है या इस्नोफिल है, ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में काम तो करते हैं। तो आंसर जब आप लिखेंगे इस तरह का, अगर आप ध्यान से चलिए उस क्वेश्चन में पहुंचे आप, तो अब ये जो पूछा है आपसे, न्यूट्रोफिल का आंसर हो गया, बेसोफिल का भी हमारा आंसर हो गया। तो न्यूट्रोफिल में क्या क्या फंक्शन था, ये सारा इनेट इम्यूनिटी वाला जो फंक्शन है, मीडिएटर का रिलीज करना या पेन सेंसिटाइजेशन करना, ये जितने भी फंक्शन थे अगर आप ध्यान से देखेंगे वहां पे, ये सब रिलीज ऑफ हिस्टामिन, एक्टिवेशन ऑन कॉम्प्लिसेंट, रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन्स, वैसोडाइलेशन, इंक्रीज ऑफ और ज्यादा रिक्रूटमेंट करने का, ये फिर इन्फ्लेमेशन साइंस, सेंसिटाइजेशन, ये सारा फंक्शन का हो गया, न्यूट्रोफिल का हो गया। ठीक है,
उसी तरह से बैसोफिल का एलर्जिक वाला डायग्राम बना के आएंगे, उसके साथ हेलमिंथिस का आप बता के आएंगे किस तरह से मीडिएटर के रिलीज से ये काम करता है और किस तरह से क्रॉस टॉक करता है इस्नोफिल से और मास्ट सेल से। इस तरह से आप बताएंगे एलर्जिक रिएक्शन में इसका काम क्या होता है। लिम्फोसाइट अभी हम आगे चल के बताते हैं। लिम्फोसाइट यहाँ भी है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो चीजें बची हैं। मतलब अभी तक इस्नोफिल के बारे में नहीं पूछा है, तो इस्नोफिल जब भी पूछेगा तो आपको हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन 1 से रिलेट करके आपको बताना है। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल का हमारा हो गया आंसर। अब आइए आगे। Function of lymphocyte make up 20% 40% of circulating WBC and three major types of B cell, T cell and natural cell. Lymphocyte basically जो आपके बॉडी में है तीन टाइप के होते हैं। एक बी सेल का टाइप का लिम्फोसाइट होगा। अब इनका ये क्या बनाते हैं, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाएंगे। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, IgM बनाएगा, एंटीबॉडी ये सारे बनाते हैं। उसके साथ साथ मेमोरी सेल बनाते हैं जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बुक में दिया हुआ है आपके वॉल्यूम 3 में, उसको आप पढ़िएगा सही से। ठीक है, अब रोल इन म्यूकोजल एक्टिविटी, ये आपका IgA है, प्रोटेक्ट गट, रेस्पिरेटरी गट, यूनिटेड। तो मतलब आपका है जब फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट बताएंगे तो बेसिकली आपको क्या फंक्शन बताना है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल कहाँ काम करती है, आपका इन्नेट इम्यूनिटी में काम करती है। ठीक है, ये भी जिस तरह से मोरलेस जिस तरह से अपना न्यूट्रोफिल काम कर रहा था उसी तरह से ये भी काम करेगा, मगर इन्नेट इम्यूनिटी में काम करेगी। ठीक है, अब ये टी लिम्फोसाइट है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, सेलुलर इम्यूनिटी, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड, ये ऑटोक्रॉस है। हेल्पर इम्यूनिटी, ये ह्यूमरल एक्टिविटी वाला आप कंसेप्ट सारा बताएंगे। और मेमोरी टी सेल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बाय रैपिड सेल रिस्पॉन्स, ये भी मेमोरी बेस्ड वाला कंसेप्ट हो गया। अब नेचुरल किलर सेल्स क्या है, स्पेशली किसके खिलाफ काम करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करने में काम करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में भी इसका रोल है, जिस तरह से आपने न्यूट्रोफिल का फंक्शन देखा था उसी तरह से ये भी ग्रेन्युलरली रिलीज करके अल्टीमेटली ये डेथ कराते हैं। इम्यून सर्विलांस करते हैं, मतलब पूरी बॉडी में जाके इधर उधर घूम के ये देखते हैं कि कौन सी सेल इफेक्टेड है, कैंसरस है या ट्यूमर उसमें बन रहा है, तो उसको भी बॉडी से निकालने का काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल करते हैं। नेचुरल सेल IG कोटेड सेल, ये मतलब ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे IG कोटेड सेल है और उस तरह से ये अपना फंक्शन करते हैं। NK डिफिशियंसी रिक्रूटमेंट रिकरेंट वायरस, मतलब अगर नेचुरल किलर सेल आपके बार बार आपको जो कोल्ड का इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब वहां पे नेचुरल किलर सेल का जो क्वांटिटी है वो काफी कम है, ओवर एक्टिवेशन, टिश्यू डैमेज इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ठीक है, तो लिम्फोसाइट आपने जो फंक्शन पूछा है यहाँ पे यूपीएससी ने, ये लिम्फोसाइट आप ध्यान से देखें, आपको दोनों बार इन्होंने लिम्फोसाइट को बेसिकली पूछा है। तो आपको जब लिम्फोसाइट का फंक्शन बेसिकली लिखना है तो आपके पास बी है, टी है, नेचुरल है, किलर सेल है। बी का मतलब क्या हुआ आपका, साइट टी हो गया, और ये सेलुलर इम्यूनिटी और आपका सेलुलर इम्यूनिटी हो गया और आपका इम्यूनल एक्टिविटी हो गया, ये इनेट इम्यूनिटी में काम करता है। उसी तरह से ये मेमोरी और ये सारी चीजें एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो ये भी ह्यूमरल इम्यूनिटी के मामले। तो लिम्फोसाइट इज बेसिकली क्या है, आपको ये तीनों के फंक्शन लिखने, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल के बारे में फंक्शन लिखना है। उसी तरह से अब हम डील करेंगे मोनोसाइट, जो कि चेंज हो जाएगा मैक्रोसाइट, मैक्रोफेजेस में, और वो किस तरह से काम करेगा वो हम अब आगे देखते हैं। अब मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, 2 to 10% of WBC. They circulate 1 to 3 days when they are differentiated into macrophage और dendritic cell में ये differentiate हो जाते हैं। Function extend from immediate defense to long term immune response. तो long term immune response कहाँ से होता है, ये बेसिकली आपका मोनोसाइट बेसिकली या मैक्रोफेज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैक्रोफेज का रोल बेसिकली आपको जब शुरुआत में मैंने बताया था, आपको वो एक डायग्राम आपको दिखाया था। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो डायग्राम है, बॉडी में इन्वेजन हुआ बैक्टीरिया वायरस, तो ये मैक्रोफेज क्या करते हैं, उसको इनगल्व करनेंगे।
इंगल्फ करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और ह्यूमरल एक्टिविटी को जब एक्टिवेट करना होगा तो ये टी हेल्पर सेल को देंगे। जब सेल इमीडिएटेड आपका एक्टिविटी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना होगा तब किसको देंगे, ये एमएससी क्लास 1 को देते। तो इस तरह से ये क्या अल्टीमेटली करते हैं, तो सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेज उसमें साथ साथ आपका फैगोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो आपका इन्नेट इम्यूनिटी में भी रोल करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बेसिकली आपका किससे आता है, मोनोसाइट से आएगा। अब इनका फंक्शन देखिए, मोनोसाइट इनगल्फ बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, यूज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड लाइसोजाइम किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। ये फाइगोसाइटोसिस के बारे में। प्ले फ्रंट रोल इन इनेट इम्यूनिटी स्पेशली अगेंस्ट द बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया में इसका सबसे आगे सबसे फ्रंट रोल होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं, लिंकिंग इनेट एंड एडिटिव। वो आपको वो जो डायग्राम हमने बताया उसका इनिशियल पार्ट आपको यहाँ पे बता के आना है। साइटोकाइन एंड कीमोकाइंस रिलीज करते हैं, जिससे इंफ्लेमेशन और इम्यूनिटी के स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है या इंटरेक्शन होता है। तो आप वहां पे देखेंगे जो डायग्राम वहां पे था उसमें साइटोकाइन एंड मीडिएटर्स का है वहां पे। ये जो देख रहे हैं आपका IL-5 ग्रोथ, ये सारा ये जो जितने भी है, ठीक है, ये सारे आपके मीडिएटर्स ही हैं। समझने की बात यह है कि आपको इस तरह से बहुत ज्यादा आपको साइटोकाइन्स ये आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि बस इनका नाम लिख के चला आना है, और आपके जो फंक्शन में क्या होना, डाइवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कंटेंट होगा वो ज्यादा बेटर होगा। मैक्रोफेज क्या है, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। लीवर में इन्हें कुफर सेल बनते हैं, ब्रेन में माइक्रोग्लिया बोलते हैं, लंग्स में मैक्रोफेजेस बोलेंगे, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट बोलेंगे, डेंड्राइटिक सेल जब होते हैं जो पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। दिस प्लास्टिसिटी अलाउज मोनोसाइट्स टू अडैप्ट डिपेंडिंग ऑन टिश्यू एनवायरनमेंट। अब इसी तरह से प्लेटलेट का फंक्शन, अभी तक इन्होंने प्लेटलेट का फंक्शन नहीं पूछा है, तो ये आगे चल के ये प्लेटलेट का फंक्शन भी पूछ देंगे। अब ये क्या है, प्लेटलेट का बेसिकली जो रोल है वो आपका कहाँ है, ब्लड क्लॉटिंग में है आपका। तो जब हम ब्लड कोएगुलेशन पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको पढ़ाएंगे। तो आप अभी मगर अब फिर भी आप एक वही डायग्राम हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो इसमें 2 प्रकार के ग्रेन्यूल होते हैं प्लेटलेट के अंदर, अल्फा ग्रेन्यूल, फैक्टर 5 ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर ये रिलीज करता है, फाइब्रिनोजन रिलीज करते हैं, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ ये एडीपी को रिलीज करेंगे, ये भी आपका ब्लड कोएगुलेशन में मदद करता है। प्लेटलेट फैक्टर 4 को करेंगे, सीरोटाइनिन कंस्ट्रिक्शन कराता है, जब आप इंजरी होगी तो ब्लड वहां रोकना होता है, तो जिसकी वजह से प्लेटलेट वहां अटैच होगा और इसको रिलीज करेंगे, तो कंस्ट्रिक्शन होगा ताकि इंजरी वाली जगह, जैसे आपका ये ब्लड वेसल है यहाँ पे इंजरी हुआ है तो यहाँ प्लेटलेट ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये रिलीज होगा सीरोटोनिन, तो यहाँ कंस्ट्रिक्शन होगा। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक। वॉल मिलमेंट फैक्टर को पता होगा, जिसके सहारे आप वॉल मिलमेंट फैक्टर इसी जगह पे आएंगे और ढेर सारी प्लेटलेट को यहाँ अडेशन होने के लिए और हेल्प करेंगे। थ्रोम्बोऑक्सीजन टू A2 प्लेटलेट एग्रीगेटर है, यहाँ पे और ढेर सारा प्लेटलेट एग्रीगेट करने के लिए स्टिमुलस देगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आपका इंजरी होता है, यहाँ पे सपोज करिए ब्लड वेसल है, यहाँ इंजरी है, यहाँ ढेर सारे कोलेजन एक्सपोज हो जाएंगे। जब कोलेजन एक्सपोज होंगे तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पे वॉल बिल्डिंग फैक्टर यहाँ पे आके अटैच होंगे। वॉल बिल्डिंग फैक्टर जहाँ पे अटैच होंगे तो उसके बाद और ढेर सारे यहाँ पे प्लेटलेट ढेर सारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर क्या है, सीरोटोनिन कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड फ्लो रोके, थ्रोम्बोसिन और ढेर सारे यहाँ पे प्लेटलेट को एडेशन के लिए मोटिवेट करेगा। यहाँ पे आइए सर, ठीक है, सारे लोग यही इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके वजह से एक प्रकार का प्लग बन जाएगा यहाँ पे, जिसे बोलते हैं प्राइमरी प्लग बोलते हैं, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। तो प्लेटलेट का रोल बेसिकली किस में है, ब्लड कोएगुलेशन में है। तो ये आप बेसिकली कोएगुलेशन जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में है। तो अब अभी डायग्राम वही उसी डायग्राम बुक में जाएंगे तो इंजरी हो रहा है, अटैचमेंट ऑफ वॉल बिल्डिंग फैक्टर होगा, वॉल बिल्डिंग फैक्टर, उसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म प्लेटलेट का है। और आप ध्यान से समझिए कि जब ये
पूरा हो जाता है तो सब बिना प्लेटलेट, सपोज करिए ये ढेर सारे प्लेटलेट का प्लग है, ये सारा प्लेटलेट का प्लग है, ठीक है, ये ढेर सारी प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठा हो गई आके। अब जो आपका आपने पढ़ा था ना इन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, वो जो जहां से स्टार्ट होता है, ये इसके सरफेस पे ही होती है। प्लेटलेट का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी सरफेस पे होगी, यहीं पे आके जो कोएगुलेशन फैक्टर 10 आएगा, कैल्शियम फैक्टर्स आएंगे। जब तक ये पूरा प्लग नहीं बनेगा, मतलब आपका जो रिएक्शन है कास्केड रिएक्शन है आपका, हम दिखाते हैं कहाँ पे, अब जैसे ये आपका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये फिर वॉल्यूम अटैच होगा, डायग्राम नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं, ये आपका नॉर्मल में हुआ, हाँ ये डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंजरी हुई थी, यहाँ पे ये प्लेटलेट प्लग बन गया, इसी सरफेस पे आके ये ढेर सारा जो प्लेटलेट था उसी की सरफेस पे आके क्या अटैच होगा, कैल्शियम अटैच होगा, यहीं पे फैक्टर 10 अटैच होगा, फिर ये फास्फोलाइपेज, ये सारा जो इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म वाला जो है फैक्ट जो आपका ब्लड कोएगुलेशन वाला है, इसकी सरफेस के ऊपर ही होगा। अगर प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा, प्राइमरी प्लग नहीं बनेगा, तो आपका ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका सारे जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है आपका, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। कहाँ पे था, ये आपका क्या हुआ, ये पूरा ये प्लग बना, मैंने मैं आपको दिखाया यहीं पे सरफेस में होगा। तो जब प्लेटलेट का फंक्शन जब पूछेगा तब आपको क्या बताना है, ये सारा बताना है, ये ब्लड कोएगुलेशन में कैसा रोल है। बाकी कुछ डिजीजेस में, कंट्रोल में, बाकी चीजों में भी है, मगर वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि पहले आपने सारा जो क्वेश्चन है अभी तक इन्होंने क्या किया है, जो ब्लड कंपोजिशन का है, अभी अभी रिसेंट में ये किस पे क्वेश्चन है, ये जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है उसके फंक्शन पे ये क्वेश्चन पूछ दे रहा है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है बेसोफिल्स। बचा क्या है, इस्नोफिल्स बचा है और आरबीसी का बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आप इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि ये आएगा तभी हम जाके उसको प्रिपेयर करेंगे, तो पहले से आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम आपसे डील करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देखिए एक तो जनरलाइज तरीका है अभी तक, क्योंकि देखिए इन्होंने सेगमेंट वाइज पूछा है, तो आगे चल के ये फंक्शन ऑफ ब्लड भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक तो ये जनरलाइज तरीका है, मतलब नॉर्मल तरीका है कि इस तरह से फंक्शन आपका बता दे, न्यूट्रिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी न्यूट्रिशन फंक्शन जब आप बताएंगे तो किस तरह से वेसल से ब्लड के थ्रू किस तरह से आपका मेटाबोलाइज प्रोडक्ट इधर से उधर जाते हैं। रेस्पिरेटरी में आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो बोहर और हैंडल वाला जो आपको मैंने पहले बताया है, वो वाला डायग्राम बता के किस तरह से रेस्पिरेशन में आपका होगा। एक्सक्रीटरी में किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं ये भी दिखा सकते हैं। होम्योस्टेसिस, वाटर पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पीएच बैलेंस का, एसिड वेट बैलेंस का आपको डायग्राम हमने बताया है, वो वाला यहाँ पे बना देंगे आप। एसिड बैलेंस वाला जो डायग्राम है हीमोग्लोबिन का, वो आप बता देंगे। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, तो ये किस तरह से होता है, मतलब कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन, और उस जगह पे जाके एक्टिविटी को इंक्रीज करने का इससे टेम्परेचर का होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जाके अल्टीमेटली होता है। वाटर प्रॉपर्टीज, अब वही क्या है, वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है, जो आपके जो ब्लड की वजह से, ये वाटर की वजह से ही अच्छे ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इसमें इजीली डिसॉल्व होते हैं, उसका फ्लो मेंटेन होता है, उसका लेटेंट हीट मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकल कम्युनिकेशन यहाँ ब्लड के थ्रू ही आपका जितने भी कीमोकाइंस हो गए, आपके जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म वाले जो मतलब जो प्रोडक्ट हैं, दूसरा ये आपका इंजाइम्स हो गया, और ये क्या कहते हैं इसको, हार्मोन्स, हाँ हार्मोन्स जो भी है, ये क्या है, केमिकल कम्युनिकेशन क्या ब्लड के थ्रू होता है। ये एक नॉर्मल तरीका है, मगर बेटर जो तरीका होता है कि आप क्या करिए,
फंक्शन बताते समय आप इस कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। आरबीसी का फंक्शन बता दीजिए, फिर इस्नोफिल का फंक्शन बता दीजिए, प्लाज्मा का फंक्शन बता दीजिए और वाटर का फंक्शन बता दीजिए। अल्टीमेटली आप देखेंगे पूरा फंक्शन पता आपका क्या हो गया, ब्लड का फंक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी कभी अपने माइंड से इनोवेट करना होता है ताकि आपके आंसर में कंटेंट लेवल ज्यादा हो। ठीक है, तो ये आप आरबीसी का फंक्शन बताएंगे। 4-5 की जो फंक्शन है आरबीसी के वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करिए जो डायग्राम के साथ हैं। उसी तरह से इसमें से 1-2 डायग्राम के साथ इसका फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या क्या रोल होता है। उसी तरह से वाटर का फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। अल्टीमेटली आप देखेंगे ये वाला जब आंसर आप प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपका आंसर निकल के आएगा। जब भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, ठीक है, तब होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके डील होते हैं। ये वाला अभी हम हीमोपोएसिस इसके बाद पढ़ाएंगे, ये इसको हम आगे अभी इसके आगे पढ़ाएंगे। अभी तक ये जो क्वेश्चन जो फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोफिल, ये आपका अच्छे से डील हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।